डियर स्टूडेंट्स, हमारी और आपकी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है एंड दिस वाज ऑल ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस डिजीज एंड सिंस इट वाज अ लॉकडाउन पीरियड हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ऑनलाइन भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नेटवर्क से दूर थे जिसकी वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे। एनीवे, हम लोग आज मिलते हैं इस बुक के ऊपर जिसका नाम है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स ये बहुत फेमस बुक है और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस टाइटल को, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड को हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रीफेस को अलग करते हैं, लिरिकल बैलाड्स को अलग करते हैं। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये बताते हैं, राइटर या पोएट ये बताता है कि व्हाई ही इज राइटिंग दिस वन, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द थिंग्स, क्या चीज है जिसको लेकर के उसने ये लिखा है, और वो अपना सारा कुछ किसी का अगर कंप्लेन उसके बारे में है तो उसके बारे में वो क्लियर करता है, बताता है वो टोटली कि उसने क्यों इस चीज को लिखा है। ओके, लिरिकल बैलाड्स, लिरिक कोई भी गाना आप गाते हैं दैट इज ए लिरिक, तो लिरिक मतलब गाना। बैलाड्स ये हुआ सॉन्ग। तो गाना ये दो अलग अलग वर्ड हुए, एक ही वर्ड नहीं है गाना गाना। लिरिकल गाने वाला गाना, गीत। ओके, तो इस पहले जो ये बुक था वो लिरिकल बैलाड्स, इसके अंदर, इस बुक के अंदर 23 पॉइंट्स थे ओनली, और इस बुक को दो पोएट्स ने मिलकर के लिखा था। एक है विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा है एस.टी. कोलरिज। इन दोनों ने मिलकर के 23 पॉइंट्स को एक बुक के रूप में कन्वर्ट किया, एक बुक के रूप में सेट किया और इसको पब्लिश किया। उस 23 बुक्स में, उस 23 पॉइंट्स में 19 पॉइंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है और ओनली 4 पॉइंट्स एस.टी. कोलरिज ने कंपोज किया है। मजे की बात यह है कि एस.टी. कोलरिज का जो सबसे फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, वो भी इसी लिरिकल बैलाड के अंदर है, और उसमें भी तुर्रा ये कि ये पहला पोएम है, लिरिकल बैलाड्स का पहला पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर कंपोज्ड बाय एस.टी. कोलरिज। एनीवे, ये पोएम अभी अगर कभी आपको मौका मिलेगा तो, या हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग आप कभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। फिलहाल हम लोग लिरिकल बैलाड्स में चल रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि लिरिकल बैलाड्स के अंदर 23 पॉइंट्स थे। इस बुक को 1798 में फर्स्ट एडिशन इसका आया। लिरिकल बैलाड्स का फर्स्ट एडिशन 1798 में आया है। उसके बाद सेकेंड एडिशन इसका आफ्टर 2 years 1800 में आया। थर्ड एडिशन इसका 1802 में आया और फोर्थ एडिशन इसका 1805 में आया। ठीक है, तो आप पूछेंगे इस एडिशन से क्या लेना देना है हम लोगों को? हाँ, इसी एडिशन से ही लेना देना है जहां से प्रीफेस जुड़ा हुआ है। इसी एडिशन से ये प्रीफेस रिलेटेड है। मैंने आपको बताया पहले ये बुक जब 1798 में निकली थी तो नाम लिरिकल बैलाड्स था। वहां पे क्या हुआ, अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये कैसे प्रीफेस आ गया। 1798 यानी 18th सेंचुरी में रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक मूवमेंट
आपका इसी बुक के साथ शुरू होता है, लिरिकल बैलाड्स के साथ ही रोमांटिक मूवमेंट शुरू होता है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ यू मे से स्टार्टेड इन द एक्चुअल सेंस ऑफ द टर्म, ये रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट किया, और दैट इज थ्रू द बुक लिरिकल बैलाड्स। अब हुआ क्या, 18th सेंचुरी के पहले 18th एंड 19th, एक्चुअली रोमांटिक मूवमेंट 19th सेंचुरी। हुआ क्या, ये देखिए 1798 है, इसका मतलब ये 18th सेंचुरी हुआ। मैं इसलिए 18th सेंचुरी बोला कि ये 2 साल अभी बाकी है, 1800 पूरा होने में ये 2 साल बाकी है, इसलिए ये 18th सेंचुरी स्टार्ट यहीं से हुआ है। और एक्चुअली रोमांटिक पीरियड शुरू जो हम लोग बोलते हैं रोमांटिक पीरियड, वो 19th सेंचुरी, ये 1800 हुआ, 1800 मतलब ये 19th सेंचुरी, यानी 1800 से स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी। तो ये 19th सेंचुरी रोमांटिक पीरियड का मूवमेंट, रोमांटिक पीरियड है, और इस रोमांटिक पीरियड को लाने में विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा योगदान है, जो इस लिरिकल बैलाड्स के द्वारा स्टार्ट हुआ। हुआ क्या कि 18th सेंचुरी, जिसको आप एज ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, ये रेस्टोरेशन ड्रामा भी इसी पीरियड का। तो मेरे कहने का मतलब ये 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, जो पोएट थे, वो लोग जार्गोनिक वर्ड का यूज करते थे, भारी भरकम वर्ड का यूज करते थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ इसके बिल्कुल खिलाफ था। तो 18th सेंचुरी का जो कन्वेंशनल ट्रेंड था वो ये था कि पोएट्री लिखो और अपनी इरुडिटी, विद्वता को शो करो। जितना भारी भरकम जार्गोनिक वर्ड का आप यूज करेंगे, लोग आपको उतना ही बड़ा स्कॉलर समझेंगे। तो 18th सेंचुरी के जितने भी राइटर थे वो लोग भारी भरकम वर्ड का यूज कर रहे थे। एक एग्जांपल देता हूं, कैमोफ्लेज। आप जब कैमोफ्लेज बोलते हैं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया व्हाट इज दिस कैमोफ्लेज, लेकिन उसी को मैंने जब सिंपल वर्ड में बोला फायर, तो सबको समझ में आ गया ये फायर, फायर मीन्स आग। सिमिलरली कैमोफ्लेज मीन्स भी आग। तो ये हुआ 18th सेंचुरी का वर्ड कैमोफ्लेज, और 19th सेंचुरी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्ड हुआ फायर। तो 18th सेंचुरी का जो वर्ड था कैमोफ्लेज, वो बहुतों को समझ में नहीं आता था, लेकिन लिखने वाले जिसने कैमोफ्लेज लिखा था वो अपने को शो कर रहा था, अपनी इरुडिटी को शो कर रहा था कि आई एम ए ग्रेट स्कॉलर। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने इरुडिटी को शो नहीं करके एक कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जो फायर, और सबकी समझ में आ गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड्स में ट्रेंड से हटकर, कन्वेंशनल ट्रेंड जो था पोएट्री का, उससे हटकर के सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, और जिसकी वजह से फर्स्ट एडिशन के बाद 1798 में जब उसका फर्स्ट एडिशन निकला तो एक से एक क्रिटिक विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर सेट हो गए, कोलिंज के ऊपर भी सेट हो गए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर इतने सारे क्रिटिक सेट हो गए और इतना क्रिटिसिज्म किया उसके इस बुक को, लिरिकल बैलाड्स को, कि मजबूरन इसको विलियम वर्ड्सवर्थ को सफाई देनी पड़ी। कब? सेकेंड एडिशन में, 1800 में जब सेकेंड एडिशन उसका, 19th सेंचुरी में सेकेंड एडिशन जब उसका आ रहा था लिरिकल बैलाड्स, तो वहां उन्होंने जोड़ दिया प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, और वो प्रीफेस आया उसके बाद। अब उस प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा? प्रीफेस में 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्कस किया और बताया।
उसको मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड में लिखा है, आप देख लीजिए। फर्स्ट प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला कि मेरे अपने थॉट्स या पोएट के जो थॉट्स, फीलिंग्स, थॉट्स और टेक्निक्स का यूज कैसे होता है पोएट्री में, इसके बारे में उसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया। यानी पोएट्री के अंदर थॉट्स और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको उन्होंने प्रीफेस में बोला है। नंबर 2 उनका बोलना है कि प्रोज और पोएट्री दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप जब पोएट्री या प्रोज लिखते हैं तो आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसा है, इसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं, और आपका राइटिंग भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोएट्री को या प्रोज को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखना चाहिए, जो आम भाषा हो, जो जनरल पब्लिक की समझ में आ जाए। उस बुक को लिखने से, उस पोएट्री को लिखने से कोई फायदा नहीं है जो आम लोगों की समझ में नहीं आए, तो आप फेमस पोएट नहीं हो सकते। आपको अगर समझने वाले कुछ विद्वान होंगे तो यू आर नॉट ए सक्सेसफुल पोएट। जब आपको समझने के लिए आम जनता आपके वर्ड को समझेगी तो आप फेमस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए शेक्सपियर को। वाई शेक्सपियर बिकम ए फेमस वन? वाई नॉट बेन जॉनसन? बेन जॉनसन बहुत बड़ा स्कॉलर था और कंटेम्परेरी है विलियम शेक्सपियर का, लेकिन बेन जॉनसन इतना ग्रेट स्कॉलर होने के बाद भी वो फेमस नहीं हुआ, जबकि विलियम शेक्सपियर उसके इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो उसके इतना विद्वान भी नहीं है, फिर भी वो विलियम शेक्सपियर इतना फेमस हुआ। क्यों? द ओनली रीजन इज कि शेक्सपियर ने कभी जार्गोनिक वर्ड का यूज नहीं किया, एकदम सिंपलेस्ट आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि सबकी समझ में आ गया, एंड शेक्सपियर बिकम ए फेमस वन। वेरेज बेन जॉनसन जार्गोनिक वर्ड का यूज किया, जो कि आम लोगों की समझ से लेवल से ऊपर का वर्ड था, जो कि लेवल से ऊपर चला गया और पब्लिक को समझ में नहीं आया, इसलिए वो फेमस नहीं हुआ। एनीवे हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे। तो 2 पॉइंट मैंने बताया प्रीफेस में। पहला कि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला कि हमने थॉट्स और टेक्निक का यूज किया है इस पोएम में। लिरिकल बैलाड्स के अंदर जो पोएम है उसके अंदर थॉट्स एंड टेक्निक्स का यूज हुआ है। सेकेंड चीज उन्होंने ये बताया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड चीज जो उन्होंने बताया कि बेटर टू यूज, 2 यूज होते हैं पोएट्री लिखने के, 2 तरीके होते हैं। एक होता है पोएटिक डिक्शन, दूसरा होता है पोएटिक मीटर। पोएटिक डिक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पोएटिक डिक्शन के अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड है। पोएटिक डिक्शन इज ए कॉम्प्लिकेटेड वन। पोएट ने बोला, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला कि बेहतर है कि आप पोएटिक डिक्शन का यूज मत करो, पोएटिक मीटर का यूज करो। आपको मालूम है मेरे पहले भी एपिसोड जो बने हुए हैं उसमें मीटर के बारे में मैंने बताया, आप देख लेंगे मीटर क्या होता है। दिस इज व्हाट वी से पोएटिक मीटर। 1 मीटर को मोनोमीटर, 2 मीटर को डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर वगैरह। ये मीटर पूरे लंबे चले हैं, और आप जब भी पोएट्री लिखना शुरू करें मीटर के हिसाब से लिखें। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने वही चीज बोला है कि आप मीटर को फॉलो कीजिए। पेंटामीटर, हेक्सामीटर, जिसमें आपको लिखना है आप मीटर का यूज कीजिए, आप सेफ रहेंगे और सबों की समझ में आएगा, आपको लिखने में भी आसानी होगी।
तो पोएटिक डिक्शन के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैंने लिरिकल बैलाड्स में पोएटिक मीटर को ज्यादा महत्व दिया है और पोएटिक मीटर को मैंने इसमें इंपॉर्टेंस दे करके इसको कंपोज किया है, इस पोएम को। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रीफेस का, उसमें उन्होंने बोला है पोएट्री इज फार बेटर देन साइंस। चलिए, ये फोर्थ पॉइंट, पोएट्री इज फार बेटर देन साइंस। भाई कैसे, साइंस से बेहतर कैसे है पोएट्री? हाँ, साइंस से बेहतर है। कैसे? सपोज कीजिए एक साइंटिस्ट जब कोई इन्वेंशन करता है वो लैब में बैठ करके, तो उस इन्वेंशन को वो अकेले कर रहा होता है, वो अकेले देखता है, अकेले ही रिजल्ट पाता है और अकेले ही खुश होता है कि माय इन्वेंशन इज अ ग्रेट वन, सक्सेसफुल वन। उसका इन्वेंशन को पब्लिक ने नहीं देखा कि क्या क्या थ्योरी उसमें यूज करके उसने इसको इन्वेंट किया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना है, इस कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना है, जिस साइंटिस्ट ने भी लैब में बैठ करके इसको बनाया है, उसके थ्योरी हैं, पैटर्न होंगे। वो साइंटिस्ट अकेले एंजॉय कर रहा था उस पैटर्न को, उस थ्योरी को, कि क्या क्या कंपोज करने से ये वैक्सीन निकलेगा, और इसको वो अकेले एंजॉय किया, पब्लिक ने नहीं देखा उसको। हाँ, वैक्सीन जब आ गया तो पब्लिक ने लगवा लिया, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन एंजॉयमेंट कोई नहीं किया उसके थ्योरी को, उसके डिक्शन को। अब मजे की बात क्या है, पोएट्री क्या होता है कि जब पोएट ने पोएट्री को लिखा, खुद तो एंजॉय किया, अब वो पोएट्री जब मास पब्लिक में चला जाता है तो इसने भी पढ़ा, राधे ने भी पढ़ा, श्याम ने भी पढ़ा, घनश्याम ने भी पढ़ा, कुर्बन ने भी पढ़ा, अलाउद्दीन ने भी पढ़ा, आसिफ ने भी पढ़ा और रामानुजम ने भी पढ़ा। हर किसी ने उसको एंजॉय किया उस पोएट्री को। तो फिर हुआ ना, पोएट्री इज फार बेटर देन साइंस। उस साइंस में साइंटिस्ट ने अकेले एंजॉय किया, और इस पोएट्री में पोएट तो एंजॉय किया ही किया, साथ में उसके रीडर्स लोग भी एंजॉय किए, तो हो गया पोएट्री इज फार बेटर देन साइंस। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, प्रीफेस के फिफ्थ पॉइंट में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते नहीं है, उन्होंने थ्योरी दिया है, व्हाट इज पोएट्री। उन्होंने बोला है व्हाट इज पोएट्री। तो आपने फेमस डिफिनेशन ऑफ पोएट्री यहीं से निकला है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। यानी पोएट्री अपने आप निकलने वाली, माइंड से अपने आप ओवरफ्लो होने वाली ऐसी फीलिंग्स है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। और ये फीलिंग्स कब ओवरफ्लो होगी? जब आप एकांत में होंगे, सन्नाटे में होंगे, एकांत में होंगे, सॉलिट्यूड में होंगे, और वो पुरानी चीजें आपके दिमाग में रिकलेक्ट हो रही होंगी, वेरियस टाइप्स ऑफ आइडियाज आपके अंदर आ रहे होंगे, तो वो इतना माइंड में पैक हो जाएगा कि वो अपने आप ओवरफ्लो होने लगेगा, और फिर आप उसको वर्ड्स में बयां कर देंगे। जैसे आपका वाटर टैंक जो होता है, आपके घर के ऊपर वाटर टैंक होता है, उसमें जब आप पीएचडी सप्लाई, जब वाटर आता है आपका, तो टंकी ओवरफ्लो, टंकी जब फुल हो जाता है तो उसके बाद भी जब पानी चल रही होती है तो वो क्या होता है? ओवरफ्लो होने लगता है। क्यों ओवरफ्लो होता है? क्योंकि वो टंकी का अब वो कैपेसिटी नहीं रहा कि उसको कंटेन कर सके, उस वाटर को प्रिजर्व कर सके, इतना अब उसमें स्पेस ही नहीं बचा, तो वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होने लगता है। तो सिमिलरली जब पोएट के दिमाग में, पोएट का दिमाग पूरी तरह से पैक हो जाता है आइडियाज, फीलिंग से, तो उसके बाद भी जब आइडियाज आने शुरू होते हैं, फीलिंग्स आने शुरू होते हैं, तो फिर वो ओवरफ्लो होने लगता है माइंड से, और फिर पोएट उसको अपने वर्ड्स में लिख देता है। तो इसीलिए यहां पे बोला है पोएट ने
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Tranquility का मतलब solitude, एकांत। हो गया यहां तक। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस में बताया वो ये कि आखिर हम लोग पोएट्री लिखें कैसे। तो पोएट्री लिखने के 4 स्टेज उन्होंने बताए हैं इस प्रीफेस में। पोएट्री लिखने का उन्होंने 4 स्टेज बताया है। फर्स्ट स्टेज है ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज को बहुत गौर से देखो और उसको निरीक्षण करो। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, बहुत देर तक उसको निरीक्षण करते रहो। कीप ऑब्जर्वेशन में रहो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करो उसका। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जब खत्म हो जाए और आप वहां से हट जाते हैं तो फिर आप वहां से हट करके जिस जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे, तो उसको रिकलेक्ट करो। आपने जो ऑब्जर्व किया था उसको अब अपने माइंड में रिकलेक्ट कीजिए। रिकलेक्ट करने के बाद उसको फिल्टरिंग कीजिए। फिल्टरिंग कीजिए मतलब ऑब्जर्वेशन किया, उसको रिकलेक्ट फिर से एक जगह स्टोर किया एकांत में। अब उसको फिल्टरिंग करेंगे कि उसमें जो आलतू फालतू चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, उसको हटा दो और रिफाइंड चीज को ले आओ। और फिर जो रिफाइंड चीज तुमको मिला फिल्टर करने के बाद आप जो लिखेंगे दैट इज क्रिएशन ऑफ पोएट्री होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह के वक्त में जब छत के ऊपर कबूतरों को खिलाने के लिए, डोव्स को या पिजन्स को खिलाने के लिए लोग दाना छींटते हैं छत के ऊपर, तो देखते हैं बहुत सारे कबूतर आकर के उस दाना को पिकअप करते हैं और मैं खड़ा होकर के अक्सर उसको देखता हूं। चूंकि मेरे छत के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं, तो कभी कभी ये कबूतर मेरे प्लांट्स के छोटे छोटे जो जर्मिनेट हो रहे हैं पौधे उसको पिकअप कर लेते हैं। दुख होता है, कबूतर उसको दाना को खाते हैं, फिर उड़ चलते हैं और जाकर के एक सामने अपार्टमेंट है, हजारों की संख्या में वो कबूतर उस अपार्टमेंट के चारों तरफ घिर जाते हैं। वहीं पर उसका बसेरा भी रहते हैं, गौर से उसको भी देखता हूं। तो हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब वो कबूतर दाना खा रहा था और मेरे प्लांट्स को भी पिकअप कर रहा था, जो जर्मिनेट हो रहा है प्लांट्स उसको भी पिक कर लिया, तो मैंने उसको गौर से देखा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अराउंड अबाउट 1 आवर या उससे भी ज्यादा मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, वहां मेरा वाटर टैंक भी है, वो पानी भी वहां से पी लेता था, कबूतर पानी भी पी लेते हैं, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया। तो कबूतर ने दाना भी खाया, मेरा जो जर्मिनेट हो रहा था प्लांट्स उसको भी पिक कर लिया, फिर जो वाटर था उसको पिया भी, और उसके बाद दे फ्लाई ओवर टू दैट अपार्टमेंट। मैंने यहां तक देखा, ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद देखा कि उस अपार्टमेंट में जाकर के जब वो सब के सब बैठे हैं तो उनका एक्टिविटीज क्या हो रहा है। वहां से रिटर्न आकर के जब मैं अपने घर में आया, अपने रूम में आया और एकांत में बेड पे सोया हुआ था, तो ये रिकलेक्शन स्टार्ट हुआ। वो सीन जो कबूतर दाना पिकअप कर रहे थे, खा रहे थे, जो जो एक्टिविटीज कबूतर कर रहा था, वो सब के सब रिकलेक्ट होना शुरू हुआ माइंड में। और फिर उसके बाद उस रिकलेक्शन के अंदर मेरे छत का भी सीन था, कबूतर के एक एक्टिविटीज का सीन था, प्लस उस अपार्टमेंट के बाहर जहां वो गैदरिंग था उनका, जहां उनका बसेरा है, उसका भी एक्टिविटीज रिकलेक्ट होना शुरू हुआ मेरे माइंड में। ये 2 स्टेज पार हुआ। अब मैंने उसको फिल्टरिंग करना शुरू किया कि क्या चीज लिखने लायक है, क्या चीज लिखने लायक नहीं है। तो मैंने वो जो मेरा प्लांट जर्मिनेट हुआ था उसको वो पिकअप किया। अगर मैं उसको लिख देता तो फिर कबूतर के बारे में जो मैं अप्रिसिएशन करना चाह रहा था वो नहीं हो पाता, वो निगेटिव पॉइंट होता। तो मैंने उसको फिल्टर करके हटा दिया उस पॉइंट को, और लिखा, ये फिल्टर कर दिया मैंने उस पॉइंट को।
तो अब बचा उसका सिनेरियो कि कैसे वो कबूतर आता है, दाना पिकअप करता है और फिर पानी पीता है, फिर फ्लाई ओवर टू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में किस तरह से सब गैदरिंग होते हैं और एंजॉय करते हैं वो लोग। ये सीन देखने के, ये सीन मेरा फिल्टर्ड सीन हुआ, और उसके बाद मैंने क्रिएशन ऑफ पोएट्री किया, मैंने पोएट्री लिखना शुरू किया। तब जो पोएट्री लिखा दैट इज कॉल्ड रियल पोएट्री। तो ये 4 स्टेज हुआ पोएट्री लिखने का: ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग एंड क्रिएशन ऑफ पोएट्री। इन्होंने प्रीफेस में ये 4 पॉइंट को बताया है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में, कि इस 4 पॉइंट के थ्रू हम पोएट्री को कंपोज करते हैं और वो पोएट्री फेमस होता है। याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा कॉमन लैंग्वेज को प्रीफर किया है, और वो ट्रेंड से हट करके 18th सेंचुरी का जो ट्रेंड था कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जार्गोनिक लैंग्वेज, उसको उन्होंने बिल्कुल छांट दिया, सिंपलेस्ट लैंग्वेज का यूज किया, और फिर वो फेमस हो गए। उनका यही चीज, यही है प्रीफेस। उन्होंने इस प्रीफेस में यही चीज बताया है। और मजे की बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से रोमांटिक मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ। रोमांटिक मूवमेंट्स इसी लिरिकल बैलाड से स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा इस वर्ड को भी देख लेते हैं, रोमांटिक। व्हाट इज दिस रोमांटिक? आप लोग ये सोच करके खुश मत होंगे, आप स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोच करके खुश मत होंगे कि ये रोमांटिक मतलब लड़का और लड़की का प्रेम संगीत है और प्रेम का गीत सब इसके अंदर है। आप ये सोच करके खुश नहीं होंगे। रोमांटिक डज नॉट मीन इट। रोमांटिक का मतलब होता है एडवेंचर, कारनामा, जिसमें आपको रोमांस पैदा हो। दिस इज कॉल्ड रोमांटिक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये एक प्रचार टीवी में अक्सर ये प्रचार देता हूं कि ड्यू पी लिया और फिर बोला सीना तान करके, डर के आगे जीत है, और फिर वो कूद गया नदी में। दिस इज कॉल्ड एडवेंचर, दिस इज कॉल्ड रोमांटिक। ये भी एक रोमांटिक का पार्ट है। आप पहाड़ के ऊपर अकेले घूम रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक। कहीं कोई टाइगर से मुलाकात हो गई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक। तो रोमांटिक का मतलब एडवेंचरस होता है, एडवेंचर होता है। ये नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखा एक दूसरे को और गाना गाना शुरू किया, दिस इज कॉल्ड रोमांटिक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोमांटिक इज समथिंग डिफरेंट। रोमांटिक के अंदर पहाड़ भी है, नदी भी है, नाला भी है, वृक्ष भी है, स्काई भी है, सब कुछ है। दिस इज कॉल्ड रोमांटिक। तो जार्गोनिक वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल जार्गोनिक वर्ड्स का आपको दे देता हूं। फार्मामेंट शायद समझ में नहीं आएगा। ये 18th सेंचुरी का वर्ड था जो आम लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन उसी वर्ड को जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्काई बोला तो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, आम लोगों का लैंग्वेज हो गया। उसी तरह से एक वर्ड है एडेज, जो समझ में नहीं आया, लेकिन अगर उसको प्रोवर्ब बोल देंगे तो उसका मीनिंग प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब लिख दिया तो हो गया ये समझ में। तो आप हमेशा सिंपल लैंग्वेज का अगर यूज करेंगे तो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल वन। दिस इज व्हाट आई मीन टू से प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। और प्रीफेस यहीं से आया। फर्स्ट एडिशन में प्रीफेस नहीं था, सेकंड एडिशन में प्रीफेस को ऐड किया गया। और दिस इज व्हाट आई वांट, this is what about my lecture on the book the preface to lyrical ballad। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोएटिक डिक्शन। व्हाट इज पोएटिक डिक्शन। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है मेलोड्रामा के ऊपर, ट्रेजिक कॉमेडी के ऊपर, और हमारा एक खास स्टूडेंट ने डिमांड किया था हाउंड ऑफ भास्कर विला। इसके ऊपर भी हम लोग एपिसोड बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड होगा पोएटिक डिक्शन। ओके, टिल देन बाय।